हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है मेरिट्स ऑफ कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फायदे क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे पिछली वीडियो मैंने बताई थी कि कैपिटलिज्म क्या होता है, उसका मीनिंग और उसके फीचर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। A capitalistic economic system has enjoyed a lot of goodwill and popularity in view of its merits. कैपिटलिस्ट सिस्टम काफी मशहूर हुआ हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड में, ग्लोब में काफी मशहूर हुआ। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट मेरिट्स आर एज अंडर। ठीक है, उसकी कुछ मेरिट्स जो हैं, मशहूर तभी होता है ना जब कुछ फायदे होते हैं, तो उसके कुछ फायदे नीचे दिए हुए हैं। फर्स्ट आ जाता है स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। Force of profit motive has infused the spirit of enterprise and risk taking in the individuals. जो फोर्स ऑफ प्रॉफिट मोटिव है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरा प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। ये जो प्रॉफिट मोटिव है, ये जो प्रॉफिट का मकसद है, इस वजह से जो लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो ओनर्स ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके अंदर स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज आ गई कि कोई ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई कंपनी खोलते हैं और रिस्क लेते हैं, और इस वजह से उन्होंने स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज अपने अंदर डेवलप कर ली। क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए तो हर कोई काम करना चाहता है। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट्स हैज एनकरेज्ड न्यू एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज। इस वजह से जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो फैक्टर्स हैं, उनके अंदर जो है नई एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज आ गई कि उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम में अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करनी है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं। प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड टू ब्रिंग improvements in the production activities in order to earn profits and compete with other producers. जितने भी प्रोड्यूसर्स थे वो मोटिवेटेड फील करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। इस वजह से वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं और बाकी प्रोड्यूसर से compete करते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। क्योंकि हर कोई चाहता है ज्यादा प्रॉफिट कमाए। ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्टिंग लो करनी होती है, लो कॉस्टिंग करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आनी होती है। प्रोड्यूसर्स हैव बीन मोटिवेटेड टू डेवलप न्यू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन सो एज टू अर्न प्रॉफिट। इसके अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर जो हैं मोटिवेटेड फील करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। इस वजह से उनको ज्यादा से ज्यादा न्यू न्यू टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती हैं जिससे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। Competition has encouraged the producer to invent new and improved techniques of production and new and improved products. कंपटीशन की वजह से हर रोज नए नए जो प्रोडक्ट्स आते हैं और नई नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन आती हैं ताकि वो अपने कॉम्पिटिटर से बेटर वे में लोगों को सामान बेच सकें। ठीक है, अब आपको पता है सैमसंग और एप्पल में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आपको पता है कि कभी एप्पल ये कैमरा लेके आता है, सैमसंग उससे भी डबल ले आता है। एप्पल कुछ करता है, सैमसंग को और भी कुछ कर देता है। तो आपस में कंपटीशन ही है ना। दोनों चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर एक्वायर किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। अगर एफिशिएंसी नहीं होगी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रोड्यूसर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, कंपीट आउट हो जाएगा। ठीक, समझ गई बात। इन अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एफिशिएंट इंडिविजुअल्स आर रिवार्डेड एंड इनएफिशिएंट वंस आर पेनलाइज्ड। एफिशिएंट को ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या वेजेस मिलेंगी, और जो इनएफिशिएंट होगा उनको वाइप आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी इसमें चलती है। प्रोड्यूसर्स आर अंडर कांस्टेंट प्रेशर टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ द रिसोर्सेज एंड टू कीप कॉस्ट मिनिमम इन ऑर्डर टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। तो प्रोड्यूसर्स के ऊपर लगातार प्रेशर रहता है कि वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएं और अपनी कॉस्टिंग कम करें ताकि कॉस्टिंग कम करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। सिमिलरली द वर्कर्स वर्क मोस्ट एफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अर्न हायर इनकम्स। वर्कर एफिशिएंटली काम करते हैं ताकि उनकी तनख्वाहें ज्यादा से ज्यादा हो जाएं। अगर वो इनएफिशिएंटली काम करेंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा, किसी और को रख लिया जाएगा उनकी जगह। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंसेंटिव फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। In a capitalist economy, the desire to earn profit provides motive for higher investment. तो क्योंकि कैपिटलिस्ट का मेन मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना, तो वो और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करता रहता है। समझ गए ना बात। द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंसेस या इनहेरिटेंस एनकरेजेस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है और लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेस है, तो जो प्राइवेट बंदे होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनकरेज होते हैं सेव करने के लिए भी और इन्वेस्ट करने के लिए भी, क्योंकि उनको पता है कि उनके बाद उनकी प्रॉपर्टी उनके जो बाल बच्चे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हायर लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर इनकम एंड अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। जितनी ज्यादा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या रहती है, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। बिकॉज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग लेवल विल इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी। समझ गए बात। नेक्स्ट आ जाता है न्यू
कंज्यूमर गुड्स, नए नए टाइप के कंज्यूमर गुड्स आते हैं। आपने देखा है ना आजकल कोई कुछ लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ लॉन्च कर रहा है, हर एक कंपनी आ रही है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हैज ब्रॉट इन अ फ्लड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, एक फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है नए नए प्रोडक्ट्स की। द डिजायर टू अर्न प्रॉफिट्स हैज मोटिवेटेड द प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस न्यू वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स ला रहे हैं। समझ की बात, लोग मतलब प्रोड्यूसर्स यहाँ पे। कंपटीशन हैज ऑल्सो एनकरेज देम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स। एक तो नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी चेंज कर रहे हैं, नए नए फीचर्स लेके आ रहे हैं। समझ की बात, ताकि लोग उनको खरीदें। Flexibility and adaptability. The most important virtue of capitalism is that it possesses a high degree of flexibility and adaptability. जो कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, सिचुएशन के चेंज होने से चेंज हो जाता है और अपने आप को अडेप्ट करने लग जाता है। इट हैज अडेप्टेड इटसेल्फ टू चेंज्ड कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट। कंडीशन या एनवायरनमेंट के चेंज होने से वो चेंजेस लाता रहता है लगातार। It has successful withstood various strains and pressures like political crisis, बिजनेस साइकिल्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक्सेट्रा। तो ये जो है ये कैपिटलिस्ट सिस्टम खड़ा रहता है वेरियस प्रेशर्स एंड स्ट्रेन्स के अंडर भी, लाइक पॉलिटिकल क्राइसिस आ गए, इलेक्शंस वगैरह आ गए, कोई और पार्टी जीत गई, या फिर बिजनेस साइकिल जो ट्रेड साइकिल कहते हैं, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, या टेक्निकल चेंजेस आते हैं, उसमें ये डटा रहता है इस टाइप का सिस्टम। इट हैज शोन इट्स फ्लेक्सिबिलिटी by adapting itself to large scale production, new techniques of production and increased regulations by the government. ये इन सारे चेंजेस के आने से भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। जैसे लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो लार्ज स्केल कर देगा, न्यू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लानी होगी तो वो ले आएगा, या फिर सरकार ने रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ने चेंज कर दी तो उसके हिसाब से भी ये फ्लेक्सिबल रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है ऑटोमेटिक वर्किंग। काफी इंपॉर्टेंट है। एडम स्मिथ ने भी ये कहा है, जेबी से ने भी ये कहा है, जितने भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं ये कहते हैं कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता रहता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। देयर इज अ इनविजिबल हैंड, ये कहा गया है, उन्होंने अपनी थ्योरीज में ये कहा था। यहाँ पे मैं वो थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ऑपरेट्स ऑन इन एन ऑटोमेटिक मैनर। वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है डिमांड सप्लाई के हिसाब से, ठीक है, जिसको प्राइस मैकेनिज्म भी कहा गया है। There is no planning body and central agency to take necessary and economic decision. जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसमें एक प्लानिंग अथॉरिटी होती है ना, वो नहीं लेती प्लानिंग डिसीजन। अपने आप ही डिमांड सप्लाई या मार्केट मैकेनिज्म, अपने आप प्राइस मैकेनिज्म सब कुछ चेंज करता रहता है। Yet the capitalist economy operates in a smooth and orderly way. इस वजह से भी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो स्मूथली एंड ऑर्डरली चलती रहती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है। इट इज द impersonal forces of price mechanism which enable the capitalist economy to take all the important decisions. ये सबसे जो important रोल है किसका है? प्राइस मैकेनिज्म का, मतलब डिमांड एंड सप्लाई का। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम प्राइस मैकेनिज्म, जिसको मार्केट मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जिसको डिमांड एंड सप्लाई भी कहा जाता है, उसके चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो होता क्या है? Automatic functioning of the price mechanism in the capitalist economy helps the producer in solving the basic problems of what to produce, how to produce, and for whom to produce. ये जो ऑटोमेटिक फंक्शनिंग है प्राइस मैकेनिज्म की या डिमांड एंड सप्लाई की, इसकी वजह से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाती है। क्या प्रॉब्लम्स है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। प्राइस मैकेनिज्म के ऊपर मैंने ऑलरेडी टॉपिक बना लिया है, मैं उसे अपलोड करूंगा। अगर तो आप जब भी ये वीडियो अपलोड करूंगा इसके 1-2 दिन में देख रहे होंगे तो वीडियो अपलोड नहीं होगी, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है। अगर आप ओवर द पीरियड 15-20 डेज बाद देख रहे होंगे तो ये सारे टॉपिक्स अपलोड हो चुके होंगे कि प्राइस मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर, या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक फ्रीडम। इकोनॉमिक फ्रीडम होती है, अब आपको पता है मेन तो फ्रीडम ही है ना कैपिटलिस्ट सिस्टम में। अ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज फाउंडेड ऑन फ्रीडम। तो मेन तो यही है कि फ्रीडम चाहिए थी कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को, इसलिए तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी आई। द रिस्ट्रिक्शंस बाय दीज गवर्नमेंट्स आर केप्ट टू बी मिनिमम। जो भी रिस्ट्रिक्शंस है कैपिटलिस्टिक सिस्टम में वो मिनिमम रहती हैं। देयर इज फ्रीडम टू द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स एंड फ्रीडम टू सेव एंड इन्वेस्ट। मतलब जो सेवर्स और इन्वेस्टर्स होते हैं उनको भी फ्रीडम होती है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर उनको भी फ्रीडम होती है। फ्रीडम टू एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट्स द बैकबोन ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसमें फ्रीडम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ही नहीं होगी तो फिर तो कैपिटलिस्ट सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज दैट इट हैड लेड टू एन to a large
इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड नेशनल इनकम, क्योंकि सबको हर कोई प्रॉफिट कमाने के पीछे भागा रहता है, इससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जापान एटसेट्रा हैव एक्सपीरियंस्ड अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाय अडॉप्टिंग द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। ये आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज एक अच्छी एग्जांपल है कि उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है फॉलो किया और इसकी वजह से हाई रेट ऑफ ग्रोथ हासिल किया। क्या कैपिटलिज्म की कोई डीमेरिट नहीं है? भाई डीमेरिट भी है, उसका क्वेश्चन अलग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। दिस हैज enabled these countries to raise their standard of living। इस वजह से इन कंट्रीज ने अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा बढ़ा दी। द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन एफ्लुएंट इकोनॉमीज। बेसिकली वो एफ्लुएंट इकोनॉमीज होती हैं, रिच इकोनॉमीज होती हैं। पीपल in capitalistic countries today enjoy higher incomes, higher standard of living and more luxuries and leisure। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज में जो लोग हैं वो लग्जरीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई रहते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, अब ये बात अलग है कि कैपिटलिस्ट सिस्टम जो अमेरिका या यूके है इस टाइम पे उनके हालात इतने ज्यादा अच्छे नहीं है, मगर ये जो इकोनॉमीज हैं ये तो डायनेमिक होती हैं, टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। समझ की बात? तो उसको भी डिस्कस करेंगे कि उसका डिमेरिट क्या है, वो नेक्स्ट वीडियो होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कैपिटलिस्टिक सिस्टम की वजह से ही ट्रेड बढ़ता है, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है। द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम एडवोकेट्स फ्री ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। ये उस फेवर में जाते हैं कि फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो। ठीक है ना? तो इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसको फ्री करने के पीछे पड़े रहते हैं, जिससे ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इन व्यू ऑफ दिस फिलॉसफी इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबल इकोनॉमिक क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरेक्शन हैव एक्सपेंडेड। तो क्योंकि कैपिटलिस्टिक सिस्टम भागता है कि फ्री ट्रेड करो, इंटरनेशनल ट्रेड को भी फ्री करो, इसलिए जो ग्लोबल इकोनॉमिक टाइज हैं या इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है। मगर मजे की बात बताऊं कि जितनी भी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, ये फ्री ट्रेड करके इन्होंने बहुत ढोल बजाया। वर्ल्ड WTO बना के इन्होंने बहुत ज्यादा पंगा किया कि भाई फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करो। अब फ्री ट्रेड का फायदा उठाया चाइना ने इतने ज्यादा फ्री ट्रेड किया कि इन सब की बैंड बज गई। अब ये कहते हैं फ्री ट्रेड नहीं करो, चाइना से जो माल आ रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ। ये तो हिपोक्रेसी होगी ना। अब ये हिपोक्रेसी है या नहीं है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो कंक्लूजन करते हैं, दस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज हैव लेड टू हायर इनकम्स। ऑब्वियसली इनकम्स बहुत बढ़ी हैं, आउटपुट बढ़ी है, हायर एफिशिएंसी ज्यादा हुई है और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी हुई है, नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, मोर इकोनॉमिक फ्रीडम मिली है। ठीक है ना? जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं उनको वहां पे। इट इज इन व्यू ऑफ दिस दैट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम इज द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। इन सारी वजह से कैपिटलिस्टिक सिस्टम स्टिल डोमिनेट करता है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।